अरे बच्चों आ गए। चलो ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। चलो भाई, क्वेश्चन पहला तो ये था कि मैंने देखा कल कि ब्रिज से एक कार जब ब्रिज के ऊपर थी तो वहां पे वो बंद हो गई। अब बंद हो गई पर फिर भी नीचे आ गई। मैंने सोचा क्यों आ गई यार ये। अब फिर मैं घर पे गया, घर पे जाके मैंने देखा बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे कैरम से खेल रहे हैं। वो कैरम की कॉइन्स जो होती है ना, कैरम की गोटियां, उनको ऐसे टच करते हैं एक दूसरे से और कैरम की गोटियां एक दूसरे से टकराती हैं और हॉल्स में चली जा रही हैं। ठीक है। ऐसे ही यार एक क्वेश्चन और आया दिमाग में कि बच्चा खेल रहा था कॉइन से, कॉइन को ऐसे लुढ़का के खेल रहा था। कॉइन ऐसे घूमते घूमते गया आगे जाके और थोड़ी देर में जाके वो आगे रुक के गिर गया। यार ये क्यों गिर गया? ये कैरम की गोटियां क्यों आपस में टकरा के होल्स में चली जा रही हैं? ये गाड़ी अपने आप कैसे नीचे आ रही है? बस इन्हीं का डिस्कशन करेंगे आज हम मिलके इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इनकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, इनके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलो बात शुरू करते हैं अपनी। इन सब के लिए जो जिम्मेदार है ना, आज उसकी बात करेंगे। तो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपका लॉज ऑफ मोशन। नया टॉपिक मज़ा आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कॉपी पेन निकाल के साथ साथ नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और जो भी कुछ हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे उसमें आपकी सारी चीज़ें ज़्यादातर कवर होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करने वाले हैं हम। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट की तरफ से वेलकम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, पहले उस जरा जिम्मेदार को देख लें। तो इन सारे मोशंस के लिए या जो मोशन में नहीं है वो बॉडीज़, तो हमारे पास ज़्यादातर दो तरीके की बॉडीज़ आपको एनवायरनमेंट में दिखाई देती हैं। एक वो जो कि मोशन में है, और एक वो बॉडीज़ जो कि रेस्ट में है। तो हमारे पास दो तरीके की बॉडीज़ हैं, एक तो वो हैं जो कि रेस्ट में है और एक वो हैं जो कि मोशन में है। ठीक है, तो मोशन में वो कैसे आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो रेस्ट में रखी हुई थी तो मोशन में कैसे आई, या कोई मोशन में थी तो वो रेस्ट में कैसे आई, उसके लिए जिम्मेदार आपका कौन होता है? उस टर्म को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स। अब इस बात का मुझे किस तरह से पता चला कि फोर्स उसके लिए जिम्मेदार है? भाई देखो, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया और मैंने कहा कि भाई दरवाज़ा तो खोल दे, डोर तो ओपन कर दो, मैं खड़ा हूँ। तो उसने कहा दरवाज़ा खुला हुआ है और पुश करो या पुल करो, दोनों तरफ खुलता है और आ जाओ। तो इसका मतलब तो ये हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए एक पुश या पुल की ज़रूरत थी। आगे की तरफ उसको पुश कर दूं या पुल करके दरवाज़ा खोल लूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी बॉडीज़ हैं उनको चलाने के लिए हमें एक पुश या पुल की ज़रूरत होती है। बस इसी पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। यही पुश या पुल बॉडी पर वो फोर्स कहा जाता है। तो बच्चों, यहां से ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी बॉडी मोशन में है या जो भी बॉडी मोशन से रेस्ट में आती है, तो उनके लिए हमें एक पुश या पुल की ज़रूरत होती है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। लिखवाऊंगा मैं फर्स्ट लॉ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा बेसिकली क्या है। तो फोर्स तो हमें समझ में आया सर कि फोर्स है हमारा कोई भी पुश या पुल। जैसे हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है और हम उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो F वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये रखी हुई थी तो फोर्स लगाते ही ये मोशन में आ जाएगी, आगे चलना शुरू कर देगी, मतलब इसके पास स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये मोशन में आ जाएगी। पहले ये रेस्ट में थी, अब मोशन में आ जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। अब
मान लीजिए कोई चलती हुई बॉडी है, जैसे कॉइन थी, कॉइन की बात कर रहे थे हम, तो कॉइन था, तो कॉइन आगे की तरफ जा रहा था, तो हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया था, एकदम से फोर्स लगा के, ऐसा नहीं कि फोर्स उस पर कॉन्टिन्यूअस लगा के रखा था, लगा के रखते होते तो वो कभी रुकता ही ना, वो तो चलता ही जाता, तो फोर्स हमने उस पर लगा के छोड़ दिया था, तो छोड़ने के बाद उसके पास स्पीड जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर दिया, एक फ्रिक्शन फोर्स ने काम करना शुरू, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया जो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा और उसकी स्पीड कहीं ना कहीं जाके वो जीरो हो जाएगी और वो कॉइन नीचे गिर जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो मतलब यहां से हमारी जो बात निकल के आती है कि कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसे मोशन में लाने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत है, और कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो फोर्स तो सर समझ में आया, अब इसकी यूनिट, तो यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। भाई न्यूटन ने ही इस तरीके के क्वेश्चंस उनके भी तो दिमाग में आए थे, एप्पल गिरा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसा सब कुछ ऐसे ही मेरे भी दिमाग में आए, पर ये है कि मैंने तो उनसे उनके बाद बताया ना ये बात, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो पढ़ ली है उनके दिमाग में पहले आई थी ये सारी बातें, तो वो तो उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फोर्स की बात हो रही है, अब फोर्स की यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे पढ़ना है मैकेनिक्स में, देखो फोर्स बहुत तरीके के लगे हुए होते हैं, कहीं पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, तो इस तरीके से बहुत तरीके के फोर्सेज होते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे हम उन फोर्सेज को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए मैकेनिक्स में जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका, तो फोर्स के टाइप कह सकता हूँ मैं इनको, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के जो हमारे टाइप हैं वो क्या क्या है, उनमें सबसे पहले आता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या। जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होंगी ना, उनकी सरफेस, जब भी दो बॉडीज की सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगी, क्योंकि सरफेस अकेले तो हो नहीं सकती, वो किसी ना किसी बॉडी की तो सरफेस है ना, तो जब भी दो बॉडीज की सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तो सरफेस या दोनों बॉडीज एक दूसरे पर एक फोर्स लगाती हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, या ये कहिए ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दैट इज द एम मास ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। अब मास के बारे में तो हम जानते हैं, अर्थ के सरफेस पे रखा हो, तो एक बात बताओ, ब्लॉक ऊपर से रखा हुआ है तो ब्लॉक की जो सरफेस है वो अर्थ की सरफेस के साथ टच है, हाँ बिल्कुल सर टच है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, हाँ सर बिल्कुल कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हाँ सर, उसी को तो हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। कांटेक्ट फोर्स हमेशा कब लगेगा, जब दो सरफेसेस आपस में टच में होंगे। अब कांटेक्ट फोर्स ना बेसिकली हमारे पास दो टाइप का होता है, कांटेक्ट फोर्स हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, पहला होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है आपका पैरेलल कांटेक्ट फोर्स। पहला होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ऐसा सर बहुत तरीके के फोर्सेस हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन हम यहां पर कुछ गिने चुने पढ़ने जा रहे हैं जो हम फिलहाल यूज करेंगे, जो आगे आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो उन फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी उनमें सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स, उसमें एक पैरेलल कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका और दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गया। चलिए ठीक है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का है जो वहां पे मैंने रखा था, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मली लगेगा, सरफेस अपने नॉर्मली लगाती है ब्लॉक पर,
उस कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मतलब यहां पे ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है N, उस N को मैं बोल रहा हूं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो हमेशा, ये जो हमेशा है N, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब 90 डिग्री पर लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स। तो 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ, इसलिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो सरफेस ब्लॉक पे लगा रही है, सरफेस ब्लॉक पर लगा रही है। अब मैंने ब्लॉक का फोर्स यहां पे आपको दिखाया है, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स आपको यहां पे दिखाया है। अब इतना ही फोर्स ये ब्लॉक सरफेस पे भी लगाएगा, ठीक है। तो सरफेस पे अगर मुझे दिखाना हो तो सरफेस का डायग्राम अलग से बना के और सरफेस पे भी मैं इसको दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इसे ब्लॉक को हटाओ, और सरफेस ब्लॉक की वजह से सरफेस पे भी तो लग रहा होगा ना इतना ही, तो इतना ही सरफेस पे लगेगा ब्लॉक की वजह से N, ठीक है ना। बात समझना मेरी। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है हमेशा पेयर में लगता है, एक्शन और रिएक्शन का होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है ये। सर पहले ही सारे लॉ, हाँ वो ठीक है, लॉज तो यहीं से शुरू हो गए ना हमारे, आगे जाके बस उनको एक बार लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है तो पहली सरफेस दूसरी पे लगाती है, उतना ही फोर्स दूसरी सरफेस पहली पे लगाती है। अब आप कहोगे सर उतना ही हमेशा नहीं, अगर वो रुका हुआ ब्लॉक है तो उतना ही, और अगर चलता हुआ है तो कम ज्यादा हो सकता है। वो सब बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो हम यहां से अभी बात की कि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है तो सरफेस ने ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो ब्लॉक ने सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया, इतना ही। अब डायग्राम आप किसका बनाना चाह रहे हो वो डिपेंड करेगा। आप ब्लॉक का डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो ब्लॉक पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये, और डायग्राम आप सरफेस का बनाना चाह रहे हो तो सरफेस पर फोर्स यही नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉर्मली इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मली लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है। अब सरफेस चाहे जैसी हो ये हमेशा नॉर्मली काम करेगा, वो मैं बता दूंगा भी कैसे। अब पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, या चलो पहले इसका मैं ये दिखा देता हूं आपको कि सरफेस और तरीके की भी हो सकती है, और ये लेकिन नॉर्मली ही काम करे। जैसे सरफेस ऐसी हो सर, और उसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया, इस पॉइंट पे ब्लॉक रखा है ना, तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टिका हुआ है ब्लॉक, उसके हमेशा नॉर्मली लगाएगी सरफेस इस पे फोर्स, तो सरफेस इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी। ऐसे ही ऐसी हो सरफेस सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां पे टिका हुआ है ना, तो यहां से एकदम नॉर्मली लगाएगी ऊपर की तरफ, 90 डिग्री पे लगाएगी ऊपर। अब ब्लॉक अगर बिल्कुल ऐसे सीधा था, मान लीजिए ऐसे हो, सरफेस ऐसे हो, तो सरफेस ऐसे है तो सरफेस से ये नॉर्मली ऊपर की तरफ लगेगा। देखो सरफेस से 90 डिग्री पर रखना है आपको, तो चाहे ये जैसे है, अगर ऐसे है तो ऐसे लगेगा, 90 डिग्री पर ऐसे लगेगा, सरफेस से 90 डिग्री पर रहना है। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो सरफेस अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन लगेगा वो हमेशा नॉर्मली। अभी जैसे मैं एक और बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का ब्लॉक है, इस टाइप का ब्लॉक है, और इस टाइप की सरफेस है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक ऊपर रखा है, और ये तो ये बिल्कुल इस पॉइंट के नॉर्मली ऊपर की तरफ लगेगा N, ठीक है। तो सरफेस इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रही है, नॉर्मली ऊपर की तरफ लगा रही है। जब ये यहां होगा तो इस तरफ लगेगा, और जब ये यहां होगा तो इस तरफ लगेगा, रहेगा हमेशा नॉर्मल। तो याद रखनी है ये बात हमें कि जब भी हमारे पास कोई सरफेस होती है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ होता है तो सरफेस उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाती है। अब सरफेस से अगर कांटेक्ट टूट जाए, ये भी तो बात ध्यान रखने की है कि सरफेस से अगर कांटेक्ट टूट जाए तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है सर, तो बस ये ध्यान रखना कि सरफेस से अगर कांटेक्ट टूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन या वो फोर्स आपका जीरो हो जाता है, जो नॉर्मल फोर्स है आपका जीरो हो जाएगा। तो ये कब होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे सरफेस पे रखा हुआ था, अब ये सरफेस से हल्का सा छोड़ के ऊपर चला गया, सरफेस से इसका कांटेक्ट टूट गया, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ना पहले
हमने इसको ऊपर उठाया थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एकदम से जीरो हो जाएगा। सरफेस से मिलने वाला जो उसको रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो जीरो हो जाता है। तो नॉर्मल फोर्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान है बिल्कुल, और मजा आएगा बिल्कुल उसकी पूरी यूनिट में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में ही नेक्स्ट पार्ट आपका पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कैसा होता है पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स? तो पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसा होता है कि सरफेस आपके पास ज्यादातर दो टाइप की आपको दिखाई देगी। एक तो स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस तो ऐसी होती है कि उस सरफेस के बीच में और ब्लॉक की सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन ना लगे। हम पढ़ेंगे आगे जाके कि फ्रिक्शन क्या होता है। यहां पे हमें थोड़ा सा लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि कोई फ्रिक्शन, मान लो मैं इसको आगे खींचने की कोशिश कर रहा हूं फोर्स लगा के, और ये खींच नहीं रहा, तो इसका मतलब किसने रोक रखा है? सरफेस पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस पीछे की तरफ ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रही है और उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये भी तो सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया, ये भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आई तभी तो ये फ्रिक्शन लगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के पैरेलल है, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरेलल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि सरफेस है, ऐसे रखा है, ये इस पे रखा है। मान लो मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, ये नहीं खींच रहा, थोड़ा सा। आप सोच रहे हो कि सर लगा ही कहाँ रहे हो आप? नहीं लगा रहा हूं, तो थोड़ा सा लगाया मैंने आगे की तरफ, ये खींच नहीं रहा और ये खींचने तो लगा, पर इसने जब तक मैंने कम फोर्स रखा था तो उसकी वजह से पीछे की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स लगा के रखा था ना सरफेस ने, जिससे उसको रोक के रखे। वही क्वालिटी होती है आपकी कि सरफेस क्या है? रफ है, रफ सरफेस। ऐसा रफ सरफेस के साथ होता है। जब सरफेस रफ होती है ना, देखो जैसे स्मूथ सरफेस होती है तो वो एकदम से छोड़ देती है। अब देखो ये नीचे, ऐसे नहीं नीचे जा रहा, और नीचे कर, और ये नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस ने इसको रोक के रखा था, लेकिन हमने इसको सीधा कर दिया। इसका वेट जो है वो उसका कंपोनेंट बढ़ने लगा, उसकी वजह से ये नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये है फ्रिक्शन इसको रोक के रख सकता है। हाँ, फ्रिक्शन रोक के रख सकता है, और वही फ्रिक्शन जो होता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस किस के बीच में लग रहा है? वही सरफेस, अर्थ की सरफेस है, ठीक, और उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, या टेबल की सरफेस है उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है यार, किसी की भी सरफेस हो सकती है। तो दो बॉडीज की सरफेस जब आपस में टच होती है तो एक तो नॉर्मल फोर्स लगाती है सरफेस, और दूसरा लगाती है सरफेस फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन सर ये पूछ ले कि नॉर्मल फोर्स तो लगाया, वो भी सरफेस ने लगाया, और रफ सरफेस ने फ्रिक्शन फोर्स भी लगाया पीछे की तरफ, तो सरफेस ने टोटल फोर्स कितना लगा दिया? तो फ्रिक्शन फोर्स को भी सरफेस का ही फोर्स कहेंगे, सरफेस की वजह से ब्लॉक पे लगाया हुआ फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को भी सरफेस का ही फोर्स कहेंगे, सरफेस की वजह से ब्लॉक पे लगाया हुआ फोर्स। तो अगर हम टोटल फोर्स कहें, टोटल फोर्स बाय द सरफेस, टोटल फोर्स इसने कितना लगाया? तो टोटल आ जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम। ऊपर की तरफ नॉर्मल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा यहां बीचों बीच, इसे कहोगे एफ टोटल। तो ये एफ टोटल कितना है? एफ टोटल बाय द सरफेस। तो ये आ जाएगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? √f² प्लस n²। तो ये इजी सी बात है, जब भी हमें सरफेस का टोटल फोर्स निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको लगाना होगा। टोटल की बात करें अगर वो, तो टोटल में उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा और उसमें नॉर्मल रिएक्शन। कई बार हम जो है ना ये गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि सरफेस ने तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा। ऐसा नहीं है, सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ उस पर फ्रिक्शन भी लगाया है। हाँ, अगर स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, फ्रिक्शन हो ही ना, तो सरफेस ने फिर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की, सरफेस ने ही हम पर ये फोर्स लगाया हुआ। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि जैसे नॉर्मल रिएक्शन पेयर में लगता है, नॉर्मल रिएक्शन पेयर में मतलब सरफेस ने ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाया तो ब्लॉक ने सरफेस पर नीचे की तरफ लगाया। देखो ये बनाया मैंने यहां। ऐसे ही फ्रिक्शन भी, ये फ्रिक्शन भी पेयर में लगेगा। सरफेस ने ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगाया, तो अगर ये तो ब्लॉक का डायग्राम बनाया मैंने।
अगर मैं सरफेस का बनाऊं तो सरफेस यही थी, यहां थी, मान लीजिए ये सरफेस, तो सरफेस ने ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया, तो ब्लॉक ने सरफेस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया होगा, उसी का रिएक्शन F। तो सरफेस का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें ये दिखाना पड़ेगा ये फोर्स, और अगर डायग्राम बनाएंगे इस ब्लॉक का तो हमें ब्लॉक पे दिखाना पड़ेगा पीछे की तरफ लगा हुआ है ये फ्रिक्शन फोर्स। मेरे ख्याल से बात यहां तक आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो ये कांटेक्ट फोर्स है ये बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है, और कांटेक्ट नाम इसका क्यों रखा है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स वही कि जब कांटेक्ट में बॉडीज आएंगी तो उनके बीच में लगने वाला एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। बात क्लियर हुई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स की। वेरिएशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स का मतलब कि ये जो फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, भाई मैंने बताया दो तरीके का फोर्स है, एक तो नॉर्मली जो लग रहा है और एक पैरेलली जो लग रहा है सरफेस के। तो ये जो फोर्स होता है ये किस तरह से वेरी करता है, वेरी करने का मतलब समझना जरा। यहाँ से वेरी करने का मतलब है कि एक मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है m मास की, ठीक है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करता है mg। अब ये किस तरह काम करता है, ये एक फील्ड फोर्स है, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ऊपर की तरफ सरफेस ने इस पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये mg जो है आपका, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 10 है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी जो मिला इसको सरफेस से वो 10 ही मिलेगा। ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स दोनों आपस में कट गए, बैलेंस हो गए, एक दूसरे को काट दिया, तो ये जो ब्लॉक है जहां है वहीं रखा रहेगा। लेकिन वेरिएशन की बात कैसे होती है? वेरिएशन की बात ये ऐसे होती है कि अगर मैं एक काम करूं, इस पे ऊपर की तरफ मान लीजिए एक फोर्स लगा दूं, इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन ना, नॉर्मल रिएक्शन की एक खासियत होती है, कांटेक्ट फोर्स की एक खासियत होती है कि जरूरी नहीं है वो अपनी जो वैल्यू है 10 वो उसको उतना ही रखे कि 10 है तो 10 ही लगा रहेगा, फिलहाल 10 है तो 10 ही लगा रहेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन या जो फ्रिक्शन, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स की खासियत ये होती है वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे। मान लो पहले तो क्या था कि पहले नीचे की तरफ वेट 10 था mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी 10 था, करेक्ट बात। अब हमने ऊपर को थोड़ा सा उठाना शुरू कर दिया, इसको पहले लगाया 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में क्या ये ऊपर उठ जाएगा? अब आप कहोगे हाँ सर उठ जाएगा, 10 तो पहले से था और 1 आपने लगा दिया, तो 10 + 1 तो कुल मिला के ये तो हो गया आपका 11 और नीचे रह गया 10, तो ब्लॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यार ये तो मैंने आज पहली बार ही आपसे ही सुना है। 10 किलो का वजन आपने वेट और आपने 1 न्यूटन का फोर्स मतलब 1 केजी का फोर्स लगा के उठा लिया। मान लो 10 न्यूटन का नीचे की तरफ उस पर वेट है और आप 1 लगा के उठा सकते हो उसको? जरा मुझे भी बता दो ये कौन सी टेक्निक है। नहीं उठा सकते, क्यों? क्यों सर 10 तो वो पहले से नॉर्मल रिएक्शन भी तो दे रही है। नहीं भाई, जब आप इस पे 1 लगाने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम होना शुरू हो जाती है, इसी को कहूंगा मैं वेरिएशन। कम होना शुरू हो जाती है, हाँ भाई कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप इसे 1 करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन 9 रह जाएगी, 9 + 1 अब भी 10 है। ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन 9 + 1, अब फोर्स आपने 1 किया है तो 9 + 1 तो अब भी 10 है। अब 10 ऊपर की तरफ 10 नीचे की तरफ, ये तो अब भी बैलेंस में रहेगा। नहीं सर मैं 1 से 2 कर देता हूँ, 2 न्यूटन लगा देता हूँ ऊपर की तरफ फोर्स, तो जब आप इस पे ऊपर की तरफ 2 लगाओगे ना तो ये 8 रह जाएगी। अब भी 8 + 2 ये 10 ही है। इसी तरीके से आप लगाते जाइए और ये नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे देखो रिड्यूस होता जा रहा है। इसी को कह रहा था मैं वेरिएशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स। याद रखेंगे ये बात कि कांटेक्ट फोर्स कभी भी ऐसा नहीं है कि जो एक बार उसने उसको बैलेंस करके लगा लिया नॉर्मल रिएक्शन तो वो नॉर्मल रिएक्शन उतना ही बैलेंस में रहेगा हमेशा, या ये कहो कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उतना ही लगा रहेगा जितना एक बार उसने mg को बैलेंस कर लिया था। नहीं, वो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि आप इस पे ज्यादा जोर से लगाओगे तो सरफेस आपको ऊपर की तरफ ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगी, आप इस पे थोड़ा सा हल्के से इसको प्रेस करोगे तो सरफेस उतना ही हल्के से आपको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे रही। तो वो डिपेंड कर रहा है ना कि आप ऊपर से उस पर कितना वेट डाल रहे।
अगर आप 100 kg का वेट डालेंगे तो ऊपर की तरफ वो 100 ही तो नॉर्मल रिएक्शन देगी, आप 10 kg का डालेंगे तो वो 10 देगी। तो आप इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के एक तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन तो कम होती जाएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब आप इस पे कहां तक, मान लो आपने सीधे इसको 10 कर दिया, 10 कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 रह जाएगी, और ये इनका सम कितना आ जाएगा, 0 + 10 10 आ जाएगा। तो यहां से ये ऊपर की तरफ अब हमारा टोटल फोर्स 10 है और नीचे की तरफ भी 10 है, अब तक नहीं चलेगा। लेकिन अब आपने इसको 11 किया और नॉर्मल रिएक्शन, अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन अब माइनस में चलने लगेगी, अब तो कांटेक्ट छूट जाएगा ना। जब आप ऊपर की तरफ फोर्स से, भाई 10 न्यूटन का ये ब्लॉक रखा है, केजी में कहूंगा मैं, ठीक है, तो 10 केजी का रखा है, हमने इस पे ऊपर की तरफ 10 केजी का ही फोर्स लगा लिया, ऊपर की तरफ 10 केजी का, ठीक है, ऊपर की तरफ 10 केजी का। अब आप कहोगे सर 10 केजी का फोर्स कहां होता है, न्यूटन में होता है, सोच लो अभी फिलहाल, वो होता है, मैं बता दूं। तो इसे ऊपर की तरफ जो है हमने उठाने के लिए 10 का ही फोर्स लगा लिया, तो क्या ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, हाँ सर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, कांटेक्ट लूज कर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गई। अब आप इस पे 11 लगाओ, 12 लगाओ, ये तो नॉर्मल रिएक्शन 0 ही रहेगी। नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव में नहीं आती है सरफेस की। तो इसका मतलब यहां के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यहां के बाद मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये ब्लॉक जाना शुरू कर देगा। यहां तक नहीं गया था, जब तक आप उस पे F10 से ज्यादा नहीं लगाओगे तब तक नहीं जाएगा। तो ये होता है कांटेक्ट फोर्स का वेरिएशन। ऐसे ही सेम वेरिएशन आपका फ्रिक्शन में भी होता है कि पीछे की तरफ अगर रफ सरफेस है और हम उसे आगे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो पीछे का जो ये फ्रिक्शन का फोर्स है, अगर हम यहां पे 1 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी 1 लग जाता है, तब तक नहीं चलता ये। मान लो मैं कुछ चेयर को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत भारी चेयर है, नहीं खींच पा रही मेरे से, तो मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना अपना। तो इसका मतलब मैंने फोर्स मान लो 1 न्यूटन का लगाया तो चेयर नहीं खींची, नहीं खींची तो मतलब सरफेस ने पीछे की तरफ उस पर 1 न्यूटन लगा दिया। मैंने 2 का किया तो उसने 2 भी लगा दिया मान लो, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि भाई वो मान लो 4 तक कर सकती है, बस पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स 4 तक कर सकती है। तो मुझे 4 तक तो चेयर हिलेगी नहीं, और 4 के बाद जैसे ही मैं उसको 5 करूंगा, अब ये 4 पे आके अटक जाएगी, ये तो 4 ही रहेगी। तो फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट होती है कि सरफेस की अपनी एक लिमिट होती है कि ये सरफेस ब्लॉक पे इससे ज्यादा फोर्स नहीं दे पा रही है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि आगे से फोर्स कितना है, तब हम जाके पीछे जाएंगे कि फ्रिक्शन उसे उतना ही मिलेगा। हाँ, अगर आगे का फोर्स उसकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर जाए, पार हो जाए उससे, तो वो फ्रिक्शन वहीं पे आके अटक जाता है। तो ये फ्रिक्शन हो चाहे नॉर्मल फोर्स हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही लगे, उसके बीच में भी कहीं पे रह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिचुएशन किस तरीके की है। तो ये वेरिएशन मैंने कांटेक्ट फोर्स का आपको बताया, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि हाँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन इस सिचुएशन में पहले 10 थी तो वो 10 ही रहेगी। अगर हम इसको ऊपर की तरफ उठाने का कोशिश करेंगे किसी फोर्स से, तो उस फोर्स पे भी वो डिपेंड करना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी बात है आप लोगों के लिए कि वेरिएशन कांटेक्ट फोर्स का किस तरीके, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें देखेंगे सिचुएशन किस टाइप की है, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन उतना ही सेट होगा। तो ये वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली। अब बात करते हैं, चलो हमारा कांटेक्ट फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा फील्ड फोर्स की। मैंने बताया था कि अभी हम फील्ड फोर्स की बात करने जा रहे हैं, फील्ड फोर्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक ऐसा फोर्स जब बॉडी किसी अनदर बॉडी के इंटरेक्शन में ना आए, कांटेक्ट में ना आए, इंटरेक्शन तो छोड़ो, इंटरेक्शन तो कह सकते हो आप, लेकिन कांटेक्ट नहीं कह सकते। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में ना आए और फिर भी उनके बीच में फोर्स लगे, उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशन में आप पढ़ेंगे कि दो मासेस होते हैं m1 और m2, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने बताया था कि दो मासेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे जाएं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, ये दोनों
एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, जैसे कांटेक्ट फोर्स में तो क्या हो रहा था कि कांटेक्ट में आना जरूरी था, यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है, दैट इज फील्ड फोर्स। और हमने आपको बताया है कि ये जो फील्ड फोर्स है ये अर्थ पे भी लागू होगा, क्योंकि ये तो इस तरीके से हो गया ना कि जैसे बात वही हुई कि m1 और m2 के बीच में है, तो अर्थ में तो सबसे ज्यादा मास है, तो अर्थ का मास और वो जो बॉडी है कोई भी m मास की स्मॉल m मास की, इन दोनों के बीच में भी वो फोर्स लगेगा, तो इसीलिए अर्थ सबको अपनी तरफ खींचती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो हमने क्वेश्चन सबसे शुरुआत में किए थे, धीरे धीरे डिस्कस होते चल रहे हैं, किए थे ना सबसे शुरू में। चलो, तो ये फोर्स लगा रही है अर्थ इस पे अपनी तरफ, और इस फील्ड फोर्स की वैल्यू हमारी m इंटू जी होती है। ये हमें याद रखना है कि अर्थ हमेशा किसी भी बॉडी को अपनी तरफ mg फोर्स से खींचती, m उस बॉडी का मास और g होता है यहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन बनता है ये सब पढ़ रखा है आपने, ठीक है, और डिटेल में तो हम जाके ग्रेविटेशन में इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें ये याद रखना है कि अर्थ हमेशा किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो किस फोर्स से खींच रही है, mg, ये फील्ड फोर्स है। सर फील्ड फोर्स यही है और नहीं, बहुत सारे फील्ड फोर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, इसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। अब बात करें आगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। इसकी बात हम 12th में पहुंच के करते हैं, 12th में, कि जब दो चार्जेस, अब क्या होते हैं सर चार्जेस, छोड़ो यार, बस इसको बस ऐसे याद रखो कि दो चार्जेस होती है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर के ऊपर, तो उनको जब हम एक दूसरे से किसी भी डिस्टेंस पे रखते हैं तो वे आपस में एक दूसरे पे या तो रिपल्शन या अट्रैक्शन लगाते हैं, प्लस प्लस वाले होंगे तो रिपल्शन लगाते हैं, प्लस माइनस वाले अट्रैक्शन लगाते हैं। तो ये भी एक फील्ड फोर्स है, एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे जनरेट कर रहे हैं, दैट इज फील्ड फोर्स। और ये फील्ड फोर्स, सर इसका नाम फील्ड क्यों रखा गया, लो हमारे पास ये m मास रखा हुआ है, अब चाहे आप इसे एक कमरे में भी बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो इसको, तो बाहर अगर कोई मास रखा हुआ है m के साथ में दूसरा मास m ही रखा हुआ है, मान लीजिए बाहर रखा हुआ है, तो क्या इस पे इसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन नहीं होगा, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, चाहे उसे आप छिपा भी लो, चाहे कमरे में भी बंद कर लो, पर इसकी वजह से अट्रैक्शन तो होगा। जैसे 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 वाईफाई के सिग्नल्स मिलते हैं ना, तो वाईफाई कहाँ लगा हुआ है और वहां से सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो फील्ड फैला हुआ है, तो इसका फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक जब चार्ज रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ होता है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे एक फोर्स लगाता है, तो बस उसी को तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बोल रहे हैं, इसलिए फील्ड आ रहा है इसमें, ये वर्ड, ये बात तो हम ये इसकी कर रहे थे कि ये फील्ड क्यों आ रहा है, फील्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपने चारों तरफ फील्ड फैला रखा है उसने, और उस फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रहा है। 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप से मतलब कि पहले फील्ड फैला देता है और उसके बाद उसमें उस जब मास को लेके आते हैं तब वो फोर्स उस पे एक्सपीरियंस करता है कि हाँ इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि फील्ड फोर्स, फील्ड और तरीके के भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, तो ये सब फील्ड होते हैं, लेकिन इनको हमें बस यहाँ पे ज्यादातर हमारा फील्ड फोर्स में ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स यूज होगा, mg का हम ज्यादातर यूज करेंगे। हाँ इसका भी ऐसा नहीं है कि इसका करते नहीं है या मैग्नेटिक वाले का करते नहीं है, लेकिन इनका डिस्कशन आगे आ जाएगा, हमारा करते चाहे हम सभी का है लेकिन डिस्कशन आगे आ जाएगा इसका। तो फिलहाल हमने यहां से एक फोर्स निकाल के आया कि जो अर्थ है वो सभी को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसको हम फील्ड फोर्स mg बोल रहे हैं, और उसी को हम वेट भी कह देते हैं। इस फील्ड फोर्स को ही हम, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स को वेट बोल देते हैं, वेट। तो बॉडी का जो वेट होता है ना वो mg होता है, ध्यान देना, mg में और m में फर्क है, mg वेट है और m मास है।
mg वेट है और m मास है, दोनों में फर्क है। तो वेट तो फोर्स है, वेट तो फोर्स है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मास है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, वो फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो मैटर की प्रॉपर्टी है। तो ये बात हमारी ध्यान रखने वाली आ गई कि mg, कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है हमें कि mg मास और वेट एक ही है, ये कंफ्यूजन रहता है कि मास और वेट एक है। नहीं, मास m है और वेट mg है। तो जब वो वेट बोलेगा तो समझो उसने mg दिया हुआ है, और जब वो मास बोलेगा तो समझो उसने मास दिया हुआ है m, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बात कर लेते हैं टेंशन। ये हमारा फोर्स का अनदर टाइप है। चलिए, तो टेंशन क्या होती है, टेंशन कहाँ होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रोप और उससे कनेक्ट कर रखा है हमने m मास का ब्लॉक। ये जो रोप है, ये जो रोप है, ठीक है, इससे m मास का ब्लॉक हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या ये अपने वेट की तरफ, वेट इसका नीचे की तरफ नहीं लगेगा और वेट की तरफ ये जाने की कोशिश नहीं करेगा? वेट जब नीचे की तरफ है, इसको खींच रहा है, इसको अर्थ खींच रही है, तो इसको किसी ने रोक के रखा है। अब आप कहोगे सर है ना, ये रस्सी लगी हुई है, रस्सी को आपने यहां से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल कनेक्ट किया हुआ है। तो रोक के रखा है, तो रोक के तो तभी रख सकता है ना जब इसके अपोजिट में कोई फोर्स काम कर रहा हो। वो कर रहा है, देखो कहां कर रहा है। तो उसके अपोजिट में जो फोर्स काम कर रहा है वो है इस रस्सी के अंदर की टेंशन। जब भी हम किसी रस्सी को, किसी रोप को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाता है, टेंशन आ जाता है। तो वो टेंशन यहां पे काम कर रहा है और उस टेंशन ने इस mg को बैलेंस करके रखा है, इसलिए ये ब्लॉक यहां पे रुका हुआ है। अब ऐसा भी तो हो सकता था सर कि ये ज्यादा भारी होगा तो ये टूट नहीं जाएगी रस्सी। हाँ बिल्कुल होता है। अगर मान लीजिए mg की वैल्यू 100 आपने लगा दी और टेंशन ये रस्सी जो झेल सकती है वो सिर्फ 50 की झेल सकती है, इससे ज्यादा का ये झेल नहीं पाएगी, तो 100 लगाते ही ये नीचे टूट के गिर जाएगा। तो ये जो टेंशन है इसकी तो अपनी एक लिमिट है ना, तो वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि रस्सी किससे बनी हुई है। तो यहां पे मेन चीज जो फोकस हमें निकालना है कि ये टेंशन जो एक फोर्स आया है ये किस वजह से आया। जब भी हम बॉडी को, या कि ये रस्सी होगी उसमें इलास्टिक हो जाएगी या फिर आपका स्प्रिंग हो जाएगा, इनको बाहर की तरफ खींचने की शुरुआत करते हैं ना, तो इसमें टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। आप बाहर की तरफ खींचने की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ाइए, तो उसके अंदर की टेंशन बढ़ती चली जाएगी। हाँ, अगर उस टेंशन की एक लिमिट तो होती है, आपने उस लिमिट से ज्यादा खींच दिया उसको तो वो टूट जाएगी, सिंपल। तो यहां पे हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि टेंशन की अपनी एक लिमिट है और वो धीरे धीरे बढ़ती है। वो डिपेंड करता है कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है। अब ये तो बात हो गई कि टेंशन क्या है, एक फोर्स का ही अनदर टाइप हो गया। लगेगी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को देख लो। तो डायरेक्शन इसकी हमेशा इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए ये हो गई आपके पास रस्सी, रस्सी में लगा रखा है मास m ब्लॉक और नीचे की तरफ इसका वेट mg। तो आप जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे कट लगा दो, उस पॉइंट पे कट लगा दो ऐसे। अब कट लगा दोगे और इस तरीके से एरो बना दो, एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए एरो बना दो। तो बस ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई। तो टेंशन इस पॉइंट पर दोनों तरफ है, इस इधर की साइड से इस तरफ है और इधर की साइड से इस तरफ है टेंशन। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं इसको अलग निकाल लूं, इसका केवल डायग्राम बनाऊं, तो mg फोर्स और ऊपर की तरफ ये यहां से कट करके अलग निकाल लिया। और अगर सिर्फ इसकी देखूं, इसको अलग निकाल लूं, तो इस पे ये नीचे की तरफ टेंशन हो गया। इस तरीके से आप इस पॉइंट से इसको दोनों को अलग कर सकते हो। तो रस्सी पे टेंशन नीचे की तरफ काम कर रही है, तो रस्सी की वजह से ब्लॉक पे टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है। वही एक्शन रिएक्शन का फोर्स यहां पर भी काम कर रहा है। तो दोनों को आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं टेंशन में, वो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर रस्सी हमारे पास मासलेस दी हुई है, उसने मासलेस, जो कि ज्यादातर देगा मासलेस, तो उसके हर पॉइंट की टेंशन एक जैसी होती है। भाई रस्सी के अंदर टेंशन है, जान गए हम, लेकिन हर पॉइंट पर टेंशन एक ही जैसी है T। लेकिन अगर रस्सी में मास है, रोप में मास है, तो उसके हर पॉइंट की जो टेंशन है
वो अलग अलग होगी। यहाँ T1 है तो यहाँ T2 होगी, यहाँ T3 होगी और यहाँ T4 होगी। इस तरीके से हर पॉइंट पर जो टेंशन है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल सेम यही स्प्रिंग में भी काम करता है कि अगर रस्सी की जगह आपने स्प्रिंग लगा के रखा है तो स्प्रिंग में भी टेंशन आ जाती है। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो वहां पे टेंशन काम करेगी। स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है और ये स्प्रिंग को नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। तो अगर हम इनको दोनों को यहां से कट करके बाहर निकाल लें तो ब्लॉक का डायग्राम तो ऐसे बन गया कि T ऊपर की तरफ, वेट mg नीचे की तरफ। और अगर स्प्रिंग का डायग्राम की बात करें तो स्प्रिंग का डायग्राम कुछ ऐसे बन गया, क्योंकि यहां पे मैंने बताया कि दोनों तरफ एरो लगेंगे तो नीचे की तरफ टेंशन, तो यहां से कट करके मैंने इसको बाहर निकाल लिया। तो स्प्रिंग पे टेंशन नीचे की तरफ काम कर रही है क्योंकि ये जो ब्लॉक है चाहता है स्प्रिंग को नीचे लेके जाना, और स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाना चाहता है तो टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है। मेरे ख्याल से टेंशन का भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी बात जो आपके लिए जरूरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।